नमस्कार दोस्तों, ये कक्षा 11 की एन सी ई आर टी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपन हैं पार्ट 3 के चंगेज़ खान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? चंगेज़ खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है? यास के बारे में परवर्ती मंगोलों का चिंतन किस तरह चंगेज़ खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है? यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है, तो यायावर समाजों के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इसका कारण बताएंगे कि फारसी इतिवृत्तों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की इतनी बड़ा चढ़ाकर संख्या क्यों बताई है? यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है, तो यायावर समाजों के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि क्या आप इसका कारण बताएंगे कि फारसी इतिवृत्तों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की इतनी बड़ा चढ़ाकर संख्या क्यों बताई है? 4 क्वेश्चन है, संक्षेप में निबंध लिखिए। मंगोल और बेदो इन समाज की यायावरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मंगोल और बेदो इन यह बताइए कि आपके विचार में किस तरह उनके ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न थे। इन भिन्नताओं से जुड़े कारणों को समझाने के लिए आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलियाई द्वारा निर्मित पैक्स मंगोलिका का निम्नलिखित विवरण उसके चरित्र को किस तरह उजागर करता है? पैक्स मंगोलिका मंगोलियाई द्वारा निर्मित एक फ्रेंसिस्कन भिक्षु रूब्रुक निवासी विलियम को फ्रांस के सम्राट लुई नौवें ने राजदूत बनाकर महान खान मौके के दरबार भेजा। वह 1254 मौके की राजधानी काराकोरम पहुंचा और वहां पर लॉरेन फ्रांस की एक महिला पकेट के संपर्क में आया, जिसे हंगरी से लाया गया था। यह महिला राजकुमार की पत्नियों में से एक पत्नी की सेवा में नियुक्त थी, जो नेस्टोरियन ईसाई थी। वह दरबार में एक पारसी जौहरी ग्यूबियोम बूसेर के संपर्क में आया, जिसका भाई पेरिस के ग्रैंड पोंट में रहता था। उस व्यक्ति को सर्वोत्तम रानी सौर्ग कतानी ने और उसके उपरांत मौके के छोटे भाई ने अपने पास नौकर रखा। विलियम ने यह देखा कि विशाल दरबारी समूह सर्वोत्तम नेस्टोरियन पुजारियों चिन्हों के साथ तथा उसके उपरांत मुसलमान बुद्ध तथा ताओ पुजारियों को महान खान को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। क्वेश्चन देखते हैं, वह आंसर देखते हैं इनका। मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? देखें, स्टेपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीनवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले वासी खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े पर व स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था। इसका कारण यह था कि दोनों पक्ष अधिक लाभ कमाना चाहते थे। जलवायु के अत्यधिक ठंडा या गर्म होने के कारण स्टेपी प्रदेशों में खेती करना केवल कुछ ही ऋतुओं में संभव था, परंतु मंगोल ने सुदूर पश्चिम के तुर्की के विपरीत कृषि कार्य नहीं किया। इसलिए खाद्य उत्पादों तथा लोहे के उपकरणों के लिए उन्हें चीन जाना पड़ता था। इस प्रकार एक पशुपालक और आखेटक समाज का व्यापार के अभाव में असंभव था। चंगेज़ खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है? उत्तर, मंगोलों और अन्य अनेक घुमक्कड़ समाजों में प्रत्येक जवान सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो यही लोग सशस्त्र सेना के रूप में संगठित हो जाते। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज़ खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए।
इस प्रकार उसकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उसकी सत्ता को अपनी इच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग शामिल थे। कैराइटों जैसे द्वारा पराजित शत्रुओं को भी महासंघ में शामिल कर लिया गया था। कैराइटों चंगेज खान उन विभिन्न सामाजिक समूहों में शामिल कर लिया गया था। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूह जो उसके महासंघ के सदस्य थे, उनकी पहचान की योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उनकी पहचान को उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। यह 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभक्त थी। पुरानी प्रणाली में कुल कबीले यानी कुल क्लैन, कबीले, ट्राइब और सैनिक दशमलव इकाइयाँ एक साथ कायम थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त किया। उसने प्राचीन जनजातियों और समूह को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने का प्रयास करता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों, जिसे तुमुन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुमन है, जिसमें विभिन्न कबीलों व कुलों के सदस्य शामिल होते थे। इसके साथ साथ उसने स्टेपी क्षेत्र को पुरानी सामाजिक व्यवस्था को भी बदल दिया और विभिन्न वंशों व कुलों को एकीकृत कर इसके संस्थापक चंगेज खान ने इन सभी को एक नई पहचान दी। चंगेज खान ने मंगोलियाई कबीलों को नवीन सामाजिक व सैन्य इकाइयों में व्यक्त कर दिया। इसका कारण यह था कि उससे यह संदेश था कि कहीं ये सभी लोग संगठित होकर उसकी सत्ता ने पलट दे और अपने अपने साम्राज्य स्थापित न कर ले। यही कारण था कि चंगेज खान को ऐसा अनुभव हुआ कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त किया जाए। अब तीसरा आ रहा है, यास के बारे में परिवर्तित मंगोलों का चिंतन किस प्रकार चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। यास के बारे में ये आ सकता है, यास क्या है? चंगेज खान के पश्चात परवर्ती मंगोलों ने यास को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके मध्य चंगेज खान की स्मृति के साथ उनके मन में भारी तनाव था। परिणामतः वे एक होकर न रह सके, उनमें परस्पर फूट पड़ गई। ये शायद यास है, जो आपसी सीमा रेखाएं वो होती है शायद यास। स्थानबद्धता का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए भागों में ज़्यादा व्यापक था। उन भागों में जो घुमक्कड़ मूल स्टेपी आवास से दूर थे, वहाँ धीरे धीरे 13वीं सदी के मध्य तक पायुकमत पिता के द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने के स्थान पर व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना बनने लगी, यानी खुद ही सम्राट बनने की। और हर एक अपने उलुस बोलते हैं अधिकृत क्षेत्र, उलुस आएगा ये शब्द, बताइए उलुस क्या है? अधिकृत क्षेत्र का स्वामी बनकर एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। यह आंशिक उत्तराधिकार के संघर्ष का परिणाम था। इसमें चंगेज खान के वंशजों के मध्यमान पद प्राप्ति व उत्कृष्ट चारागाही भूमि प्राप्ति के लिए होड़ होती थी। चीन व ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आई टोलुई वंशजों ने युआन और एल खानों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। किसने गठन किया? जोची ने सुनहरा गिरोह यानी कि गोल्डन हॉर्डे का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर कब्जा किया। चगताई के वंशज मध्य एशिया व रूस के गोल्डन हॉर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सर्वाधिक समय तक चली। वस्तुतः यास मंगोल जनजाति की प्रथागत रीति रिवाजों का एक संकलन था। वस्तुतः यास मंगोल जनजाति की प्रथागत रीति रिवाजों का एक संकलन था, जिसे चंगेज खान के वंशजों ने चंगेज खान की विधि संहिता कहा। उसके वंशज अच्छी तरह से जानते थे कि 1221 में चंगेज खान ने 1 मिनट पहले नहीं पड़ रही बात भाई
वस्तुतः यास मंगोल जनजाति की प्रथागत रीति रिवाजों का एक संकलन था जिसे चंगेज खान के वंशजों ने चंगेज खान की विधि संहिता कहा। उसके वंशज अच्छी तरह जानते थे कि 1281 में चंगेज खान ने अपने यास या हुक्मनामा में बुखारा के लोगों की निंदा की थी और उन्हें पापी कहा था और यह चेतावनी दी कि वे अपने प्रायश्चित के लिए अपना छिपा धन उसे दे दें। इस यास ने उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी। चंगेज खान की स्मृति को ध्यान में रखते हुए इसने संकालू और तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न किए। उनके वंशज बाद के मंगोलों पर चंगेज खान के कठोर नियमों को अपनी प्रजा पर लागू नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह था कि वे अब समय काफ़ी सभ्य हो चुके थे और अनेक सभ्य जातियों के लोगों पर उनका राज्य स्थापित हो चुका था। निसंदेह चंगेज खान के वंशजों को विरासत के रूप में जो कुछ मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। उन्हें अब एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वीरता की वह तस्वीर पेश नहीं कर सकते जैसी कि चंगेज खान ने की थी। इस प्रकार यास का संकलन चंगेज खान की स्मृति के साथ गहराई से जुड़ा था। यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है तो यायावर समाजों के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इसका कारण बताएंगे कि फारसी इतिवृत्तकारों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की इतनी बढ़ चढ़ाकर संख्या क्यों बताई है? उत्तर है, इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि इतिहास लिखित तथ्यों पर भरोसा करता है। वह साक्ष्यों की पृष्ठभूमि पर ही लिखा जाता है। यदि नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों से इतिहास रचा गया हो तो यायावर समाजों के प्रति हमेशा विपरीत विचार ही रखे जाएंगे। यहाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि कथन सही है। कारण यह है कि फारसी इतिहासकारों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई है ताकि लोग अपने शासकों के प्रति वफादार बने रहें और इसे मंगोल शासक को कमज़ोर समझकर अन्य मंगोल उनके देश में न घुस आएं। इसके साथ ही इतिहासकारों को मंगोलों का संरक्षण प्राप्त नहीं था। इल्खानी ईरान में 13वीं सदी के आखिरी दशक में फारसी इतिवृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इल्खानी ईरान में और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के विवरण के विरोध में लिखा है कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। चश्मदीद गवाह ने इस विवरण के विरोध में लिखा है कि बुखारे के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। इसके अतिरिक्त एक इल्खानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया है कि बुखारे के किले पर हुए आक्रमण में 3000 सैनिक हताहत हुए। यद्यपि इन खाली विवरणों में भी अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, तथापि उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल चुका है और अब खून खराब समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशज अपनी प्रजा में यह धारणा नहीं कायम कर पाए कि इस बदले में हुए समय में वीरता को ऐसी तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसी उनके पूर्वज चंगेज खान ने की थी। संक्षेप में निबंध लिखिए। लिखते हैं चल। मंगोल और बेदोइन समाज की यायावर विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि आपके विचार में किस तरह उनके ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न थे। इन विभिन्नताओं से जुड़े कारणों को समझने के लिए आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? मंगोल और बेदोइन। मंगोल विविध जनसमुदाय का निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खीतान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के परिणाम से परस्पर जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे ये भाषागत समानता होने के परिणाम से परस्पर जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे ऊंट और बकरी को भी पालते थे। दोबारा देख ले। मंगोल विविध जनसमुदाय का निकाय था। ये लोग पूर्व में तातर, खीतान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के परिणाम से परस्पर जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे,
कुछ शिकारी संग्राहक थे, यानी कि शिकार करने वाले और इकट्ठा करने वाले। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे ऊँट और बकरी को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का दृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरे घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतु में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तरी भाग में साइबेरियाई वनों में रहते थे। वे पशुपालक लोगों की अपेक्षा अधिक निर्धन होते थे तथा ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। ग्रीष्मकाल में मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत। कारण यह था कि शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी, इसलिए इन क्षेत्रों में कोई नगर विशेष रूप से नहीं उभरे। मंगोल तंबुओं जरों मंगोल किस में रहते थे? तंबुओं और जरों मतलब पता नहीं भाई। और अपने पशुओं के साथ शीतकालीन निवास स्थान से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। शीतकालीन निवास स्थान से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर। नरजातीय तथा भाषाई समुदाय के कारण मंगोल समाज आपस में संगठित था। नरजातीय तथा भाषाई संबंधों के कारण पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी के परिणाम स्वरूप उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में बटा हुआ था। समृद्ध परिवारों में सदस्यों की तादाद ज़्यादा होती थी और पशु व चारण भूमि व्यापक स्तर पर उनके पास रहती थी। इसके परिणामस्वरूप उनका स्थानीय राजनीति पर नियंत्रण रहता था। शीत ऋतु के समय इकट्ठा की गई शिकार सामग्री और अन्न भंडार में रखा हुआ सामग्रियों के समाप्त हो जाने पर यह वर्षा के बाद उन्हें हरे भरे घास के मैदान की खोज में लगातार भटकना पड़ता था। सही है। इसके परिणामस्वरूप उनका स्थानीय राजनीति पर नियंत्रण रहता था। शीत ऋतु के समय इकट्ठा की गई शिकार सामग्रियां और अन्न भंडार में रखी हुई सामग्रियों के समाप्त हो जाने पर या वर्षा के बाद उन्हें हरे भरे घास के मैदानों की खोज में लगातार भटकना पड़ता था। अतः उन्हें परस्पर संघर्ष होता रहता था। पशुधन के लिए लूटपाट भी उनके द्वारा की जाती थी। प्राय मंगोल परिवारों के समय आक्रमण करने और अपनी रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली और समृद्ध कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ का निर्माण कर लेते थे, यानी संगठन बना लेते थे भाई। कुछ अपवादों के लिए छोड़ दिए जाए तो ऐसे परिसंघ प्राय अत्यधिक छोटे और अल्पकालिक समय के लिए होते थे। मंगोल और तुर्की के कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा निर्मित परिसंघ 5वीं सदी के अट्टाला मृत्यु 453 ईस्वी द्वारा निर्मित परिसंघ के बराबर था। अट्टाला 5वीं सदी के अट्टाला मृत्यु 453 ईस्वी द्वारा निर्मित परिसंघ के बराबर था। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी बरकरार रही। अट्टिला के बनाए गए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी बरकरार रही। यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना कर सकती थी। आई बात समझ में? अट्टिला के बनाए गए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी बरकरार रही। किसकी? चंगेज खान की। यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना कर सकती थी। मंगोलों ने क्षेत्र में नियंत्रण करने के साथ ही जटिल कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय आवास स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के रीति रिवाज व परंपराएं इन लोगों से बिल्कुल भिन्न थी। इसके अतिरिक्त यायावारी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से अधिक भिन्न थे।
परंतु ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनजान नहीं थे। दरअसल स्टेपी प्रदेशों में संसाधनों के अभाव की वजह से मंगोलों और मध्यम एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय हेतु चीन के स्थायी निवासों के यहाँ जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों समाजों के लिए लाभदायी थी। यायावर कबीले कृषि कार्य से उत्पादित वस्तुओं और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और फर, घोड़े और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। फर, घोड़े और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय यानी कि आदान प्रदान और शॉर्ट करते थे। यह सत्य कि उन्हें वाणिज्यिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों समाज अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त जब मंगोल कबीलों के साथ मिलकर व्यापार करते थे तो उन्हें चीनी पड़ोसियों को बेहतर शर्त रखने के लिए बाध्य कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक रिश्तों को छोड़कर केवल लूटपाट करने लगते थे। निस्संदेह दूसरी तरफ चीन की महान दीवार उत्तरी चीन के किसानों पर यायावरों द्वारा लगाए गए आंकड़ों उन्हें लूटपाट के कारण उत्पन्न अस्थिरता और भय का एक प्रभावशाली आंखों देखा प्रत्यक्ष सबूत है। मतलब निस्संदेह दूसरी तरफ चीन की महान दीवार उत्तरी चीन के किसानों पर यायावरों द्वारा लगातार आक्रमणों और उनमें लूटपाट के कारण उत्पन्न अस्थिरता और भय का एक प्रभावशाली आंखों देखा यानी प्रत्यक्ष सबूत है। 500 साल में बनी थी वही चीन की दीवार। इससे ये बनी थी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं। इससे यायावर की आतंक नीति का साफ पता चलता है। 13वीं शताब्दी के मध्य मंगोलिया द्वारा निर्मित पैक्स मंगोलिका का निम्नलिखित विवरण उसके चरित्र को किस तरह उजागर करता है। एक फ्रैक्सिकन भिक्षु रूबरू निवासी विलियम को फ्रांस के सम्राट लुई नौवें ने राजदूत बनाकर मान खान मौके के दरबार में भेजा। वह 1254 में मौके की राजधानी काराकोरम पहुंचा और वहां वह लॉरेन फ्रांस की एक महिला पैकेट के संपर्क में आया जिसे हंगरी से लाया गया था। यह महिला राजकुमार की पत्नियों में से एक पत्नी की सेवा में नियुक्त थी जो नेस्टोरियन ईसाई थी। वह दरबार में पारसी जौहरी गिबियोम बूसेर के संपर्क में आया जिसका भाई पेरिस के ग्रैंड पॉइंट में रहता था। इस व्यक्ति को सर्वप्रथम रानी सौरक कतानी और उसके उपरांत मौके के छोटे भाई ने अपने पास नौकरी में रखा। विलियम ने यह देखा कि विशाल दरबारी उत्सवों में सर्वप्रथम नेस्टोरियन पुजारियों और उनके चिन्हों के साथ तथा उसके उपरांत मुसलमान, बौद्ध और ताओ पुजारी मान खान को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। उत्तर क्या है भाई इसका? उपरोक्त अनुच्छेद में 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलियाई द्वारा निर्मित पैक्स मंगोलिका का विवरण कई दृष्टिकोणों से उसके चरित्र को स्पष्ट करता है। फ्रांस के सम्राट लुई नौवें के द्वारा एक फ्रैंक्सिकन भिक्षु रूब्रुक निवासी विलियम को मौके की राजधानी काराकोरम, मौके की राजधानी क्या थी? काराकोरम भेजे जाने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि चंगेज खान के पश्चात आने वाले शासकों ने अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध कायम किए थे। यह घटना मंगोलियाई शासकों की कूटनीतिक और सभ्य होने का प्रमाण या साक्ष्य मानी जा सकती है। यह घटना मंगोलियाई शासकों की कूटनीतिक और सभ्य होने का प्रमाण या साक्ष्य मानी जा सकती है। समझ में को आ रही बात है यार। फ्रांस सम्राट लुई नौवें के द्वारा विलियम को मौके की राजधानी काराकोरम भेजना, हंगरी की महिला पैकेट से मिलना, व उसके द्वारा राजकुमार की पत्नी की सेवा करना तथा पारसी जौहरी गिबियोम बूसेर का काराकोरम मिलना व उसके संपर्क रखना, ये सभी तथ्य यह उजागर करते हैं कि मंगोल शासक काफ़ी शान शौकत व विलासतापूर्ण जीवन बिताते थे। सेवा करने के लिए उनके द्वारा नौकर व कारीगर विश्व के अनेक भागों से लाए गए थे। इन सेविकाओं और कारीगरों को उचित वेतन मिलता था, इसलिए वे मंगोल शासन में उनके दरबारों में रहते थे। निस्संदेह तब तक मंगोल पहले की अपेक्षा काफ़ी सभ्य समृद्ध हो चुके थे।
विशाल दरबारी उत्सवों में अनेक पुजारियों, मुसलमानों, बौद्धों, ताओ पुजारियों द्वारा महान खान मौके को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाना यह स्पष्ट करता है कि मंगोल शासक धार्मिक सहिष्णु थे और सभी लोगों के साथ आशीर्वाद प्राप्ति के इच्छुक थे। आशीर्वाद प्राप्ति के मंगोल शासक बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक था। सही बात है। इसी वजह से लंबे समय तक और संगठित चला था। मंगोल शासकों के दृष्टिकोण में सभी धर्म समान थे। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि मंगोल शासक कूटनीतिक, चतुर, महत्वाकांक्षी, विलासितापूर्ण जीवन शैली के धनी व धार्मिक दृष्टिकोण से आस्तिकतावादी थे। आस्तिकतावादी वे धार्मिक कट्टरवाद के से काफ़ी दूर थे। उनका जीवन स्तर करीब करीब सभ्य था। आई बात समझ में? ये है ना, ये कौन सी धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहिष्णु। ये धार्मिक सहिष्णु तो पश्चिमी देशों में भी नहीं मिलता था उस समय। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं। ये क्वेश्चन थे भाई हैं, ये पार्ट 3 की यायावर साम्राज्य के पाठ्य पुस्तक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे अपना रिवीजन भी हो चुका है और देख लेंगे। हैं, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।